चाइल्ड हेल्थ केयर सिर्फ मेडिसिन तक सीमित नहीं होती। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे डाइट, एनवायरनमेंट, पेरेंटिंग स्टाइल, और ये छोटे छोटे फैक्टर्स मिलके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप चाइल्ड की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे वो अर्ली साइंस है जिसको आप पहले स्पॉट करके आगे जो प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत मेजर इम्पैक्ट डाल सकते हैं उनसे बच सकते हो। So in today's episode, we are joined by today Dr. Navpreet Kaur, who is a pediatrician. And today she will be sharing her expert insights on child nutrition and कैसे पेरेंट्स वो छोटी छोटी बातों को फॉलो करके अपनी चाइल्ड की हेल्थ बेटर बना सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू द कॉन्वर्सेशन। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट आप एक छोटा सा इंट्रो हमारी ऑडियंस को दो अपने बारे में। Myself, Dr. Navpreet Kaur. I am a consultant pediatrician in the Tri-City. So basically, I look after babies starting from birth to adolescence regarding all their illnesses or routine care, the management of the basic childhood illnesses, vaccination, growth monitoring, nutrition, and other counseling of the parents regarding their babies. ओके, सो मैम आपके एक्सपीरियंस में आपने काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ की टेक केयर करी है, टेक केयर होते हुए देखी है। सो आपको काफ़ी कुछ पता होगा रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ बेबीज़ हेल्थ की हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं अबाउट पेरेंटिंग, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई वांट आज हम जो पेरेंट्स के माइंड में डाउट्स होता है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड टेकिंग केयर ऑफ द बेबीज एंड चाइल्ड्स, उसके बारे में आप कुछ बात करें, अपने सजेशंस दे, एडवाइसेस दे। सो विल स्टार्ट। एंड वन मेजर क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम माई साइड इज़ दैट कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जो इन्फेंट टेक केयर होती थी वो और आज के टाइम में अगर मैं कंपेयर करूँ, देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस। चाहे या तो हो सकता है कि पहले टाइम में जो पेरेंट्स होते थे वो थोड़े फ्री होते थे अपनी साइड से, आज के टाइम पे या तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, या बेबीज या बच्चे बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों की हेल्थ पे या बच्चों पे इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या जा रहा है? सो बेसिकली अगर हम इन्फेंट्स की बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, तो पहले क्या होता था, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही होती थी। ये बॉटल फीडिंग, फार्मूला फीडिंग का इतना ट्रेंड नहीं था। अभी क्या होता है कि पेरेंट्स थोड़ा वर्किंग होते हैं, तो बिजी शेड्यूल होता है, तो उनको क्या होता है कि ब्रेस्ट फीड के साथ वो फार्मूला फीड या फिर टॉप फीड भी सपोर्ट करते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस है क्योंकि हमें ये लगता है कि ब्रेस्ट फीड सफिशिएंट होता है। पेरेंट्स को कई बार लगता है कि अगर बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट फीड जा रहा है तो उनका वेट गेन इतना नहीं हो रहा, बट दैट इज़ एडिक्वेट वेट गेन। जो वो टॉप फीड देते हैं या एक्स्ट्रा फार्मूला फीड, उससे एक्सेसिव वेट गेन है, वो जो आगे जाके ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी और डिफरेंट डिजीजेस बनता है। तो वो एक रीज़न है। अगर कोई किसी मेडिकल इलनेस की वजह से या किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा या नम नहीं दे सकते, आप तभी सपोर्ट करो, अदरवाइज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड दो। फिर उसके आगे जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स, तो पहले क्या होता था कि सिर्फ घर का बना खाना देते थे। अभी क्या हमारे पास प्रिविलेज है, तो जो है प्रोसेस्ड फूड्स देते हैं, है ना, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, एक्स्ट्रा शुगर एडिड है, तो वो सब जो है वो बेबी के लिए हार्मफुल है। तो मैं हमेशा ओपीडी में पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करें, हमारे पास घर में देने के लिए बहुत कुछ है। दाल हो गया, ओट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो ये सब दें। तो हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं चाहिए देने के लिए। तो ये एक डिफरेंस है पहले और अभी में, कि अभी के लिए ऑप्शंस हैं, तो पेरेंट्स प्रोसेस्ड फूड्स देने लगते हैं। तो आजकल तो मार्केट में वैसे काफ़ी सारे पाउडर्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो क्या हमें मतलब ब्लाइंडली उनको फॉलो करना चाहिए, और वी नीड समवन एक्सपर्ट एडवाइस टू गिव इट टू आवर बेबीज? सो अगर हमारे पास घर पे इतनी ऑप्शन है, तो सबसे पहले तो ये नहीं रिकमेंडेड, क्योंकि बहुत कुछ है जो हम दे सकते हैं। तो ये जो भी प्रोसेस्ड फूड्स है, ये हमें नहीं देने चाहिए अनलेस अनटिल आप कुछ इतना वर्किंग है, आपका बिजी शेड्यूल है कि आप कुछ नहीं दे पा रहे हो। तो फॉर टाइमिंग अगर आपने कुछ देना है, तो वो आप अपने पीडियाट्रिशियन की कंसल्ट पे ही दीजिए। रैंडमली कोई इन्फ्लुएंसर्स जो आपको कोई भी गाइड करता है, या आप उनको फॉलो करके ना दें, क्योंकि उसमें क्या कंटेंट्स हैं वो बेबी के लिए हार्मफुल हैं या कितना बेनिफिटेड है, तो वो हमें उसको देखना चाहिए। और आप पीडियाट्रिशियन आपको जैसे गाइड करते हैं, आप उसको फॉलो करें।
ओके। एंड जैसे घर में आपने बोला कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं देने को, तो कौन कौन से फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हम जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं टू गिव इट आवर बेबीज? सो हम बोलते हैं कि बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए, सब चीज़ें उस बेबी के फूड में जानी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, गुड कार्ब्स, फैट्स होने चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि सीजनल फ्रूट्स दे, ठीक है, जो भी सीजनल फ्रूट आता है हम बच्चे को दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज। जैसे हम 6 मंथ्स ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं तो हम इनिशियली बोलते हैं कि आप बिल्कुल मैश दीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा उसका आप साइज़ बड़ा करते जाइए, तो बाय 1 ईयर हम बोलते हैं कि आप जो भी हम खाना खाते हैं वो दे सकते हैं। फिर हम ओवरऑल बैलेंस न्यूट्रिशन किसे कहते हैं कि जैसे आप उसमें आपके सीरियल्स भी हों, है ना, जो दाल्स हो गए, है ना, प्रोटीन के लिए ये भी हो, और जो हम बोलते हैं जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, हमारे वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो इसे हम बैलेंस न्यूट्रिशन कहेंगे। सो कौन सी आइडियल एज है जिसके बाद हमें बच्चों को ऐसा खाना देना चाहिए? तो हम 6 मंथ्स पे बोलते हैं, टिल 6 मंथ्स वी से कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। 6 मंथ्स ऑनवर्ड आप ब्रेस्ट फीड के साथ साथ ये सब चीज़ें शुरू करनी चाहिए। ये मैं ओपीडी में भी हमेशा पेरेंट्स को गाइड करती हूँ कि कैसे हमें स्टार्ट करना है, कि इनिशियली हमें कोई भी एक सिंगल चीज़ देनी है। जैसे हम दाल से स्टार्ट करेंगे, एक बहुत ये मिसकंसेप्शन है, जैसे दाल का पानी बोलते हैं पेरेंट्स, दाल का पानी नहीं, हमें पूरी दाल देनी है, न्यूट्रिशन उसमें है। तो वो हम बोलते हैं कि मैश करके आप उसको ग्राइंड करके स्टार्ट करें। तो जो चीज़ आप जैसे आज दाल दी तो नेक्स्ट आप 3 डेज़ वो सेम देंगे, ताकि इससे बच्चे का टेस्ट भी डेवलप हो, हमें पता चले किसी चीज़ से एलर्जी है वो भी पता चलते। तो हमने 3 दिन सेम चीज़ दी, 4th डे एक नई चीज़ ऐड करेंगे, पुरानी चीज़ आप कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो वो और क्या हो गया, जैसे आपने पोटैटो दे दिए बॉईल करके, मैश करके, वो अच्छे से दे दिए, फिर ऐसे वो 3 डेज़ दिए, फिर उसके बाद एक नई चीज़ ऐड कर दी। तो और क्या क्या हो सकता है, फिर आप जैसे ओट्स हो गए, है ना, स्वीट पोटैटो हो गया, बनाना हो गया मैश करके, और ये सब में आप देसी घी डाल सकते हो फॉर एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो ऐसे करके आप जैसे ये 15-20 डेज़ हमने दिया, फिर थोड़ा हम उसका टेक्सचर और मोटा करते जाएंगे। जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती है तो हम और टेक्सचर मोटा करते जाते हैं और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं, और उसके बाद क्वांटिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं, और साइमल्टेनियसली हम फीड कम करते जाते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, मिल्क से उतना न्यूट्रिशन आपको नहीं आएगा। तो साथ साथ हम ये चीज़ें बढ़ाते जाते हैं और मिल्क हम कम करते जाते हैं। कई बार ये पेरेंट्स को होता है कि हाँ बच्चा कुछ नहीं खा रहा, एटलीस्ट दूध तो पी रहा है, तो वो ये होता है कि दूध ही देते जाते हैं। तो इसमें हमने बहुत ऐसा नोटिस किया है कि अगर सिर्फ आप मिल्क देंगे 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स, ये सब चीज़ें नहीं देंगे, तो उन बच्चों को आयरन की कमी होना, खून की कमी होना, और फिर इम्यूनिटी वीक होना, ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होती। तो ये हमने नहीं सोचना कि अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो एटलीस्ट चलो दूध तो पी रहा है। ये एक मिसकंसेप्शन है जो काफ़ी ग्रोथ हैम्पर करता है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं बच्चे में। हाँ जी। तो मुझे लगता है एक बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें इस कॉन्वर्सेशन से मिली अभी तक, कि हमें एक तो एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि आप ट्राई करो बीइंग अ पेरेंट कि वेराइटीज़ रखो एंड उसको ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज करते रहो इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, कैसे देना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ना बहुत पेरेंट्स में ये मिस्टेक देखती हूँ करते हुए कि वो अपने बच्चों को ईजिली कोई भी ऐसे शुगरी आइटम एंड शुगरी आइटम मैं वैसे बोलूँगी जो बाहर प्रोसेस्ड शुगर्स होते हैं वो, एंड प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, वो खिलाना स्टार्ट कर देते हैं विद इन 1 years ऑफ एज, मतलब उससे भी कम। तो ये इसका क्या इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पे पड़ता है? बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है आजकल। तो हम बोलते हैं कि लेस देन 2 years हमें शुगर नहीं देना बेबीज़ को। Okay. तो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हम बोलते हैं जैगरी होगी या फिर रिफाइंड शुगर हो गया, कैसा भी, क्योंकि जितनी शुगर चाहिए होती है वो नेचुरली, जैसे हम कहते हैं, फ्रूट से मिल जाती है। तो ये क्या है कि जैसे पेरेंट्स यूजली बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, तो अगर पेरेंट्स ये सब चीज़ें उनके सामने खाएंगे तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बच्चे भी ये करते हैं। तो अगर हमने देखा कि अर्ली हम जंक फूड जो इतना स्टार्ट करते हैं तो उससे चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत है, और आगे जाके और डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ हो गया,
है ना, हार्ट डिजीजेस, ये आगे जाके भी होता है। और इनिशियली मतलब चाइल्डहुड में भी ओबेसिटी हो गया, पीसीओडी आजकल इतना कॉमन है ना, तो ये सब है। और शुगर एकदम बेबी का ब्रेन को रश जब करती है तो बिहेवियरल इश्यूज भी आते हैं, जो हम इरिटेबिलिटी या फिर ये सब हाइपर एक्टिविटी देखते हैं, तो ये भी अफेक्ट करता है। तो हमें लेस देन 2 इयर्स में शुगर अवॉइड करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल है। और प्रोसेस फूड्स में भी हम देखते हैं शुगर्स भी होते हैं, और जो हार्मफुल ऑयल हो गया, सॉल्ट एक्स्ट्रा भी होता है। तो हम ये भी बोलते हैं लेस देन 1 ईयर हमें सॉल्ट नहीं देना बेबीज़ को, क्योंकि किडनीज इमेच्योर होती हैं, वो हैंडल नहीं कर पाती। तो ये प्रोसेस फूड्स में शुगर, सॉल्ट, हार्मफुल ऑयल्स, तो ये सब होता है, तो जो बेबी के लिए सही नहीं है। एंड हमें जो बेबीज लेस देन 2 इयर्स के हैं उनको हमें शुगर्स नहीं देना, सॉल्ट नहीं देना, या सॉल्ट टिल 1 ईयर, 1 ईयर नहीं देना, शुगर टिल 2 इयर्स। ओके ओके। ये तो थी अब तक फूड डिफरेंसेस की बात, फूड हैबिट्स की बात। आजकल ना लाइफस्टाइल डिफरेंसेस भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। कि अब मैं अपने बचपन की बात करूँ ना, हमारे घर के सामने एक शहतूत का पेड़ होता था, हम उस पर चढ़ के शहतूत तोड़ रहे। दो उस टाइम पे भी आई यूज टू लिव इन अ गुड सिटी एंड हमारे पेरेंट्स कभी ऐसे मना नहीं करते थे। बट आज के टाइम पे इतना ज़्यादा बच्चों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है। तो बीइंग अ पीडियाट्रिशियन आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी मतलब बच्चों की मेंटल हेल्थ पे या फिजिकल हेल्थ पे पड़ रहा है? बिल्कुल, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों पे फ़र्क पड़ रहा है। हम देखें अभी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होने के कारण जो है, पहले अगर हम वो देखें तो स्कूल में जैसे स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन्स हो गई, होमवर्क हो गया, फिर आजकल मेन जो दिक्कत है वो स्क्रीन टाइम की है। तो बच्चे फ़ोन, टैबलेट्स, टीवी, इन पे स्टिक हो जाते हैं, है ना। तो क्या है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ उसकी वजह से कम हो गई। तो इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि पहले बाहर जाते थे तो अब वो सबके साथ इंटरेक्ट करेंगे, है ना। तो इंटरेक्शन, वो कैसे सबके साथ डील करना है, दूसरे बच्चों के साथ कैसे अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना, वो सब चीज़ें थी। तो अभी बच्चे अंदर ही रहते हैं, तो कैसे कॉप अप करना है अपने बाहर के इन्वायरमेंट के साथ, तो वो नहीं हो पाता। तो एक ये है। तो दूसरा अभी स्ट्रक्चर्ड प्लेइंग हो गई है, मीन्स कि जैसे अभी एक क्लास जा रहे हैं, बैडमिंटन की क्लास है या स्विमिंग की क्लास है, ऐसे वो पर्टिकुलर आपके ऊपर एक टीचर है या पेरेंट है, तो वहाँ पे जो पार्क में वो आराम से खुले से खेलते थे, अनस्ट्रक्चर्ड जो हम प्लेइंग बोलते हैं, तो उससे उनका क्या है कि उसकी इमोशनली वो स्ट्रेंथन होते हैं, है ना, सबके साथ जो खेलते हैं। तो पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आपने कैसे डील करना है, वो एक चीज़ आती थी, वो आजकल थोड़ी लैकिंग है ना। तो इसकी वजह से दूसरा ये है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से वो सबसे आजकल जो है हम बोलते हैं कि स्क्रीन इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। हालांकि हमें बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं उससे नया, बट उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, है ना। तो वो क्या है कि वो अगर बच्चा स्क्रीन कंटिन्यूसली देख रहा है, तो आजकल तो देखा आप रील्स कितने, क्योंकि पेरेंट्स खुद वो रील्स देख रहे होंगे, बच्चा भी देखेगा, तो उससे अटेंशन स्पैन बच्चों का बहुत कम है ना। तो सब चीज़ें उनको फास्ट वो आ रही हैं, तो उनको लगता है कि बाहर का जो है वो बहुत ही स्लो इन्वायरमेंट है, तो उनको फिर उसी चीज़ की हैबिट, तो फिर वो बोर्डम लगने लगता है उनको बाकी चीज़ें, तो वो स्क्रीन के साथ ही अट्रैक्ट होते हैं। अब कैसा उसमें कंटेंट आ रहा है ना, तो वायलेंट है कंटेंट, तो वो चीज़ है। फिर बच्चों में अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से इरिटेबल होते हैं, है ना, और हाइपर एक्टिविटी आती है। और फिर दूसरा स्लीप इनकी बहुत इफ़ेक्ट होती है, स्लीप की टाइम भी कम हो जाता है और क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इफ़ेक्ट होती है। तो ये है काफ़ी इसके नुकसान। और दूसरा ये भी है कि फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से अब अंदर ही बैठे हैं, तो वो ओबेसिटी, फिर से ओबेसिटी बढ़ रही है, पोस्चर, मेन पोस्चर की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो फिर उसके बाद यही है, फिर आगे जाके वही चीज़ उनको फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये सब में आगे चेंज होता है। और आजकल तो छोटे छोटे बेबीज को भी एक तो फुल ब्राइटनेस पे फोन पकड़ा देता है, हाँ, विजन इफेक्ट होता है, ये भी है ना। तो समहाउ उनके माइंड में भी वो चीज़ डेवलप हो जाती है कि हाँ बस वो कलरफुल देखना है, कलरफुल देखना है। एंड वही जब वो बाहर उस लाइफ में, ओरिजिनल लाइफ में आता है, लाइफ में आता है, एंड वो देखते हैं कि हाँ ये दिस इज समथिंग डिफरेंट, वो इरिटेबिलिटी एंड अग्रेसिवनेस समहाउ बच्चों के अंदर आ जाता है। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। बाकी अगर फिजिकल और इंडोर एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो उसमें भी ना एक स्क्रीन बेस्ड
लाइफस्टाइल आ चुका है बच्चों के अंदर। तो इसके ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स को टेक केयर करने चाहिए कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग इन दैट? तो हम अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से हम सोचें ना, जैसे 1 ईयर के अराउंड बच्चों में हम देखें, अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा है हम देखते हैं, तो आजकल ओपीडी में हम देखते हैं कि लैंग्वेज डिले बहुत है, स्पीच डिले। इवन बच्चे जब 2 साल का 2.5 साल का बच्चा भी सिर्फ मम्मा पापा बोल रहा होता है ना, ये पहले ऐसे नहीं था। तो ये इसका मेन रीज़न स्क्रीन टाइम ही होता है। तो पेरेंट्स हमारे पास बोलते हैं कि बच्चा हमारा सब कुछ समझ रहा है, हम उसको बोलते हैं कि बॉल लेके आओ, वो बॉल लेके आता है, सब कुछ है, हाँ ये सही है, बट क्या आपका बच्चा बोल पाता है कि बॉल ऐसे नहीं? उसका रीज़न क्या है, जब जैसे टीवी देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं, तो वो 1 वे कम्युनिकेशन है, बच्चे को सिर्फ इनपुट आ रहा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा। तो वो समझ सब कुछ रहा है लेकिन उसका बोल नहीं पा रहा। तो हम देखते हैं स्पीच डिले बहुत देखा जा रहा है स्क्रीन की वजह से। तो ये अर्ली चाइल्डहुड में। फिर बाद में इसके इफ़ेक्ट्स यही हो गया, विजन हो गया। आप देखोगे आजकल कितना सबके मायोपिया की वजह से स्पेक्स लगे हुए हैं बच्चों में, है ना। फिर दूसरा ये है, बच्चों को आजकल खाना खिलाते हुए बहुत टीवी दिखाया जाता है कि चलो इस बहाने वो खा तो रहा है। ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और रात हम बोलते हैं कि रात को सोने से पहले, बिफोर स्लीप, आप 1 आवर पहले नहीं टीवी दिखाएंगे, क्योंकि उससे उनका स्लीप क्वालिटी बहुत इफेक्ट होती है। और हम बोलते हैं कि बेडरूम में आपका टीवी नहीं होना चाहिए, कोई स्क्रीन आपने नहीं दिखानी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आपको पता है कि वायलेंट कंटेंट है, तो कंटेंट क्या बच्चा देख रहा है वो ज़रूर सुपरवाइज्ड होना चाहिए बच्चों में। और आजकल इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से भी गाइडलाइंस है कि कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए। हम बोलते हैं कि अप टू 2 इयर्स देयर शुड बी नो स्क्रीन टाइम। आपसे वीडियो कॉल वगैरह बच्चे को करवा सकते हैं, जैसे वीडियो कॉल पे बात करवा रहे हैं, लेकिन अदरवाइज कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। 2 to 5 इयर्स हम बोलते हैं कि अप टू 1 आवर बच्चा टीवी देख सकता है, ठीक है। दैट शुड इंक्लूड एवरीथिंग, चाहे वो टीवी है चाहे वो फ़ोन है, और ये मैक्सिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे बच्चा टीवी भी देख रहा है साथ में फ़ोन भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और 5 ईयर्स से बाद 6 to 10 ईयर्स में हम बोलते हैं कि मैक्सिमम 2 आवर्स का होना चाहिए स्क्रीन टाइम। और उस 2 आवर्स में सब कुछ होना चाहिए, चाहे वो अपना होमवर्क कर रहे हैं टैबलेट्स का, चाहे वो वैसे टीवी देख रहे हैं, तो वो 2 आवर्स में सब कुछ होना चाहिए। दैट इज मैक्सिमम लिमिट। और वो क्या कंटेंट देख रहे हैं वो भी सुपरवाइज्ड होना चाहिए। और उसके बाद बियॉन्ड दैट 10 to 18 ईयर्स हम बोलते हैं कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड स्क्रीन टाइम। एटलीस्ट आपका 1 आवर पर डे का बच्चे का आउटडोर एक्टिविटीज़ होने चाहिए। और घर पे भी वो पेरेंट्स के साथ भी बच्चा बैठे इंटरेक्ट करे, तो ये बैलेंस्ड होना चाहिए। ओके, वेल इससे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट होता है कि प्रॉब्लम इज़ नॉट स्क्रीन टाइम, प्रॉब्लम इज़ नॉट फोन, सेल फोन्स एंड टीवीज एंड ऑल। आप बच्चे को क्या दिखा रहे हो, कितने टाइम तक दिखा रहे हो, और क्या आदत उसके अंदर इनकलकेट कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज यू नो दिस इज डिजिटल एरा एंड ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट बनी चुकी है। तो दैट इज समथिंग एवरीवन शुड टेक केयर अबाउट दिस। सो मैम, आपको क्या लगता है कि बच्चे आजकल बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं, बड़ी जल्दी बीमार पड़ते हैं? ये काफ़ी पेरेंट्स आके बोलते हैं कि बच्चे तो जी बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं। तो हम कई बार प्रिस्क्रिप्शन में ऐसे लिखते हैं वायरल फीवर हुआ, तो बोलते हैं जी लास्ट मंथ भी हुआ था वायरल फीवर। तो ये मैं पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि छोटे बच्चों को जो इन्फेक्शंस हैं वो काफ़ी कॉमन, जैसे वायरल इन्फेक्शन ही बोलते हैं हम, जो वायरल फीवर है वो 1 साल में कई बार हो सकता है, 8-10 बार भी हो जाता है। तो ये परफेक्टली नॉर्मल है। दिस इज़ अ नॉर्मल मैकेनिज्म टू बिल्ड देयर इम्यूनिटी, टू इम्यून सिस्टम। तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं करना चाहिए कि बच्चे बहुत आजकल सेंसिटिव हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे ये बच्चे जैसे प्ले वे वगैरह में जाना स्टार्ट करते हैं, तो एक बच्चे को खांसी जुकाम हुआ था तो दूसरा बच्चे को भी हो जाता है। तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है, उनकी इम्यूनिटी ऐसे बिल्डअप होती है। हमें तब इसके लिए वो रहना चाहिए कि अगर बच्चा बार बार बीमार हो के उसका रिकवरी लेट हो रही है, वो लंबे टाइम तक बीमार रह रहा है, या उसकी सीवियरिटी ज़्यादा हो रही है कि उसको एडमिट करवाना पड़ रहा है, सीवियरिटी डिपेंड करता है रिकवरी कितने टाइम में हो रही है, या उसकी ग्रोथ तो नहीं हैम्पर हो रही इससे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि इट्स नॉर्मल। ओके, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है ऐसा कि बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं, स्किन एलर्जीज बहुत उनको इजीली डिस्कवरेबल होती हैं, एंड मतलब काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? बिल्कुल, एक तो ये है कि
पेरेंट्स को आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है। थोड़ा सा भी सिम्टम आता है बच्चे को तो वो तुरंत लेके जाते हैं अच्छा, डॉक्टर के पास, ओके। तो अवेयरनेस है। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा ये जो हम एलर्जीज़ हैं ये ज़रूर बढ़ गई हैं, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एस्थमा कह के, क्योंकि पोल्यूशन आजकल एयर पोल्यूशन बढ़ गया है, तो इस वजह से एस्थमा बढ़ गया है। एलर्जी, स्किन एलर्जीज, एक्जिमा या हम एटोपिक डर्माटाइटिस बोलते हैं, ये ज़रूर बढ़ गया है। इसकी रीज़न है एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड सेकेंडली इन्वायरमेंट, तो ये बेसिकली ज़रूर इंक्रीज हुआ है। अदरवाइज बाकी की जो इन्फेक्शंस हैं वो हम बोलते हैं कि वो सेम ही है या रादर कम हुई हैं। पहले के ज़माने में इन्फेक्शंस और सीवियर होती थी, आजकल आप देखिए मॉर्टेलिटी कम हो गई है। मतलब जो डेथ्स होती थी पहले किसी भी डिजीज़ की वजह से पर्टिकुलरली, तो वो कम हुई हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये पहले के ज़माने से भी कम हुआ है। इसका रीज़न है गुड वैक्सीनेशन। ओके। आप देखिए पहले स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट ही हो गई है, जिसे हम बड़ी माता बोलते थे, वो पहले के ज़माने में होती थी, अभी वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है। दूसरा आप देखेंगे पोलियो के केसेस अभी आपको नहीं, इंडिया में मैं बात करूँ तो वो यहाँ से भी एलिमिनेट हो चुका है। तो बहुत सारी डिजीज़ हैं जो पहले से कम हुई हैं ड्यू टू इंक्रीज वैक्सीनेशन कवरेज, क्योंकि पेरेंट्स अवेयर होने लगे हैं, तो वैक्सीन्स आ गए हैं और डिजीज़ के, तो ये सब दिक्कतें कम हुई हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा जो एस्थमा है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स है, ये जरूर इंक्रीज हुआ। ओके, सो वैक्सीनेशंस की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी वैक्सीनेशंस ऐसी हैं जो हमें बच्चों को लगवानी ही चाहिए, जो मैंडेटरी है? तो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो गवर्नमेंट में वैक्सीन्स लगती हैं हम बोलते हैं, वो तो मैंडेटरी है ही है, वो तो लगवाने ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो शेड्यूल होता है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट में नहीं कुछ वैक्सीन्स लगती, वो जो प्राइवेट सेक्टर्स में लगती हैं, वो भी ज़रूर लगवानी चाहिए। वो पर्टिकुलरली मैं मेंशन करूँगी, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, फ्लू का वैक्सीन जो है वो 6 मंथ्स एंड 7 मंथ्स पे लगता है, उसके बाद ईयरली टिल 5 years ऑफ एज हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आप देखें कि हर साल वो जो फ्लू की स्ट्रेन्स हैं चेंज होती हैं, तो इसलिए ये ईयरली लगता है। उसके बाद आ जाता है आपका टाइफाइड का वैक्सीन, जो हमारे इस एरियाज़ में बहुत कॉमन है टाइफाइड ना, जो कि खाने और पीने से ही होता है। टाइफाइड का हो गया, हेपेटाइटिस ए जो हम पीलिया बोलते हैं उसका हो गया, फिर चिकन पॉक्स हो गया जो छोटी माता बोलते हैं उससे हो गया, और फिर उसके बाद 10 years पे जो HPV का लगता है। तो ये कुछ वैक्सीन्स हैं जो एडिशनली हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अलावा, जो गवर्नमेंट में नहीं लगता, प्राइवेट सेक्टर में लगता है, तो ये भी ज़रूर लगवानी चाहिए। ओके, सो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जितनी भी वैक्सीन स्पेसिफाइड हैं वो आपको लगवानी चाहिए अपने बच्चे को, और एक भी स्किप नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, फॉर ओवरऑल गुड हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड। पेरेंटिंग पे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, बट आजकल क्या हो रहा है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बन चुके हैं अपने बच्चों को लेकर, तो इसको आप किस एंगल से देख लो, इज़ इट गुड और बैड? तो इसमें भी दोनों एस्पेक्ट्स हैं। आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है पेरेंट्स को, तो वो अर्ली, जैसे बच्चा थोड़ा सा भी बीमार हुआ, छोटा सिम्टम होता है, वो भी पिक कर लेते हैं, और वो फिर उसको पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको दिखाते हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट अगर वही चीज़ वो घर पे गूगल पे देख के कर रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे गूगल पे बहुत छोटी सी चीज़ को बहुत ही बड़ा तरीके से करा होता है। बहुत। तो डिपेंड ये करता है कि क्या सोर्स है आपका। सोर्स शुड बी रिलायबल। आप ऑथेंटिसिटी देखिए कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं या क्या है, वो उनके वो क्वालिफाइड है इस फील्ड में, ठीक है। तो एक तो ये एस्पेक्ट है, और दूसरा ये है कि अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में उनको नहीं भेज रहे हैं, कि आप घर पे ऐसा थोड़ा प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बच्चे की इम्यूनिटी में भी हैम्पर करता है। बाहर जाएंगे बच्चे, जो माइक्रोब्स के साथ उनको एक्सपोजर होना होता है, वो नहीं हो पाता। वो बच्चे के शुरू के चाइल्डहुड में ज़रूरी है उनकी इम्यूनिटी बिल्ड होने के लिए, है ना। तो अगर आप घर पे उनको प्रोटेक्टिव ऐसे करके रखेंगे, तो अल्टीमेटली बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तब तो वो बीमार होता ही है ना, है ना। तो जब आप छोटा बच्चा होता है तभी उसको आप पार्क वगैरह में भेजो, है ना, बच्चों के साथ खेलने दो, वो उसकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों के लिए ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो दूसरों के साथ कैसे उन्होंने कॉप अप करना है अपनी स्ट्रेस के साथ, या कैसे इंटरेक्ट करना है ना। ऐसा नहीं है कि वो अकेले है तो उसको पता ही नहीं है कि बाकी के साथ मुझे कैसे बिहेव करना है, ठीक है। घर पे सिर्फ रहेगा तो इरिटेबल भी बच्चा रहता है, हमेशा उसके बिहेवियर पे भी असर पड़ता है।
तो दोनों चीज़ें हैं आजकल की पेरेंटिंग में। ये है कि अवेयरनेस है तो वो अच्छी बात है, बट आप रैंडमली ही ना फॉलो करें किसी को भी। छोटा कोई सिम्टम है तो अपने डॉक्टर्स के साथ उसको डिस्कस करें, तो ये है। सो इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, आपको कभी लगता है कि ओवर कंसल्टेशंस पेरेंट्स की तरफ से ये ये अच्छी बात है, या मतलब एक लिमिट होनी चाहिए कंसल्ट करने की भी? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को भी ना पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ले लेते हैं और फिर कंसल्ट करने जाते हैं। शुरू में ये है कि पेरेंट्स को अगर किसी चीज़ में ऐसा लगता है कि हाँ ये बच्चे में दिक्कत है, स्पेशली अगर मैं न्यूबॉर्न्स की बात करूँ, हम बोलते हैं कि अगर मदर सबसे पहले डिटेक्ट कर पाती है कि हाँ मेरे बच्चे को कोई दिक्कत है, तो वो जब हमारे पास कंसर्न लेके आते हैं तो हम उसको एक्टिवली देखते हैं। बट क्या चीज़ें नॉर्मल है बच्चे में वो भी हम अपनी ओपीडी में पेरेंट्स को बताते हैं कि ऐसा ऐसा ये नॉर्मल बिहेवियर है। क्योंकि स्पेशली मैं न्यूबॉर्न्स की बात करूँ, बहुत सारा बिहेवियर ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो कि एक नॉर्मल है, बट पेरेंट्स को लगता है कि ये दिक्कत है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि छोटे बच्चों में जब बर्थ के बाद ना उनको रैशेस, छोटे छोटे दाने जैसे निकलते हैं, वो परफेक्टली नॉर्मल होते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल फिनोमिना होता है, वो हम पेरेंट्स को बताते हैं कि ये चीज़ें तो आपने घबराना नहीं है, ऐसा ऐसा होगा तो नॉर्मल है। इसके अलावा कुछ भी होता है तो जो उनका कंसर्न है वो ज़रूर देखना चाहिए। बट ये है कि हाँ उनको वेल क्वालिफाइड जगह से या फिर जो भी कोई रिसोर्सफुल पर्सन है उन्हीं से कंसल्ट करना चाहिए। रैंडमली जो हम सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं ऐसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो XYZ सोर्सेज है जहाँ से हम कोई भी ऐसे क्वेश्चनिंग कर देते हैं ना, तो उसको सुन के फिर और ऐसे फोमो सा क्रिएट हो जाता है कि ये क्या हो गया, तो पैनिक वहीं से आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक तो बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए, एंड दूसरा आप अपनी पीडियाट्रिशियन है उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करके चलो फॉर योर चाइल्ड केयर। डिसीजेज आज के टाइम पे ऐसे हो गए हैं कि पहले बहुत कम्युनिकेबल डिसीज़ होते थे, अब वो बच्चों में ना लाइफस्टाइल डिसीज़ उसका रेशो ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये आ कैसे रहे हैं, इसका मेन कॉज क्या है और हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ ये तो है। पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ ज़्यादा होते थे और वो वैक्सीनेशन कवरेज की वजह से वो आजकल कम हो गए हैं। लेकिन बिल्कुल लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ इंक्रीज़ हो गए हैं, जैसे कि PCOD, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ेज़, ये सब इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सिंस अर्ली इन्फेंसी है, ये वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो कॉजेज़ है वो हमारा हो गया जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, स्क्रीन टाइम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, तो ये सारे रीजंस हैं। तो और फिर न्यूट्रिशन ऐसा हो गया। तो अर्ली इन्फेंसी से लेके चाइल्डहुड तक ये सारे ऐसा ही चलता है, तो फिर आगे जाके भी वो डिजीज़ रहती है। अगर हम शुरू से ये प्रिवेंट कर लें तो हम आगे जाके भी ये डिजीज़ को भी कम कर सकते हैं। ओके, बट अब कैसे हो रहा है कि वो चीज़ ना इनकलकेट हो चुकी है, लाइफस्टाइल में नहीं शिफ्ट आ सकता, तो करंट सिनेरियोज हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ना चाइल्ड? बिल्कुल, अगर हम बोलते हैं कि बच्चों को अपने जंक फूड नहीं देना, तो थोड़ा फिर पेरेंट्स को भी लिमिट करना चाहिए। तो क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं। अगर मदर एंड फादर सामने बैठ के खा रहे होंगे तो बच्चे का भी ऑफ कोर्स मन करेगा। तो हमने बेसिकली वहीं से शुरू करना है। ठीक है, आप कभी कभार दीजिए, बट ऐसा नहीं है उसको नॉर्मल रूटीन लाइफ का पार्ट मत बनाइए। ठीक है, कभी कभार वो तो चलता है, ऑफ कोर्स ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बींग्स है, तो ऐसा होगा, लेकिन उसको मेन पार्ट मत बनाइए उसकी न्यूट्रिशन का। तो वो एक बैलेंस न्यूट्रिशन होनी चाहिए। जैसे हमने बात किया कि आप ब्रेस्ट फीड, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं वो आप घर की बनी हुई चीज़ें दे, है ना। उसके बाद हम 1 ईयर ऑनवर्ड्स बोलते हैं आप अपनी प्लेट से बच्चे को खिलाइए, जो खाना आप खा रहे हैं वो करिए, शुगर लिमिट करिए, प्रोसेस फूड्स ना दीजिए, स्क्रीन टाइम लिमिट करें, जो स्क्रीन टाइम जितना है उतना ही रखें, और फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करें, बाहर पार्क्स में बच्चों को खेलने दें, है ना। और तो एक हर चीज़ का उन पे इतना स्ट्रेस
बच्चों पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखिए करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी स्ट्रेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी स्ट्रेस, कंपैरिजन होता है बिटवीन सिबलिंग एंड सिबलिंग, Right. और फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन कि ये देखो ये तो इतना मार्क्स लेके आया, तुम्हारे इतने हैं, तो वो बच्चे को एक स्ट्रेस भी देता है। तो Right. स्ट्रेस बहुत वो है, क्या पता वो बच्चा स्टडी में नहीं किसी और फील्ड में अच्छा हो, तो जिस फील्ड में भी है उसे उसमें ग्रो करने दीजिए। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं। फिर एंजाइटी भी हो जाता है ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी बहुत। देखने को मिल रहा है। बहुत, जिसके बारे में बात नहीं की जाती usually। तो हम बोलते हैं कि पेरेंट्स को बैठ के एक टाइम देना चाहिए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, है ना। जैसे मील टाइम उनका इकट्ठा, अगर वर्किंग पेरेंट्स भी है तो डिनर अगर इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, उसके बाद एक बेड टाइम में उनके कन्वर्सेशन होनी चाहिए कि बच्चे को डे में क्या हुआ, स्कूल में उसके साथ क्या, उसके साथ सुनो, है ना, क्योंकि बच्चा शेयर करना चाहता है, ठीक है, वो चीज़ें सुननी चाहिए। तो उससे जब डिस्कस करते हैं तो ये चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। तो बच्चों को ये ऐसा टाइम देना चाहिए, है ना, क्योंकि मील टाइम इकट्ठा हो, एटलीस्ट आप एक मील तो इकट्ठी खाओ, अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं, हेक्टिक शेड्यूल है आपका। और तो ये सब चीज़ें हैं जिसके साथ हम ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अब तक हमने जितनी भी बात करी इस कॉन्वर्सेशन, मुझे लगता है पेरेंट्स का बहुत बहुत बड़ा मेन रोल है। कैसे वो बच्चे की हेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल हो, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हो। तो एट लास्ट आई वांट कि आप एक सारे अपने सजेशंस दो उन न्यू पेरेंट्स को या फिर एग्जिस्टिंग पेरेंट्स को on how they can improve their child's overall health and कैसे वो अपनी चाइल्ड की लाइफ है वो बेटर बना सकते हैं। बिल्कुल। सो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, है ना, उसको जो भी, मुझे पता है ये मुश्किल होता है, पेरेंटिंग इज़ अ वेरी टफ फेज, और आजकल खास करके न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बहुत मुश्किल है, वर्किंग पेरेंट्स है तो बहुत टफ है ना। और तो आप शुरू में ब्रेस्ट फीड जो भी करते हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन एंड ऑल जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, इसको आराम से आप लीजिए, है ना। और फिर न्यूट्रिशन के जो भी आपके पास घर में है उसी से आप हेल्प लीजिए। और एक आपके पास जिस भी पीडियाट्रिशियन के पास आप जाते हैं उनका सपोर्ट होता है, वो सारा आपको थ्रू एंड थ्रू सिंस बर्थ, और आपको साथ साथ सब काउंसल करते हैं, जैसे भी है कोई भी आपको दिक्कत लगे आप उनके साथ कंसल्ट करें, है ना, रादर कि आप XYZ गूगल से या कहीं सोशल मीडिया से आप सर्च करके आप और ज़्यादा घबराएं। ऐसा घबराना नहीं है, आपके पीडियाट्रिशियन हमेशा आपके साथ है, किसी भी टाइम पे आपको सपोर्ट करते हैं। आप अपना भी डाइट का ध्यान रखें और अपने बच्चे की डाइट का भी। और फिर स्क्रीन टाइम पे ये है कि आप खुद का भी अपना फ़ोन कम करें। जैसे ऐसा नहीं है कि आप बाहर भी वर्किंग हैं, घर पे आए बच्चे के सामने फ़ोन लिए हैं, वो भी नहीं सही, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। खेलने के लिए जाओ बाहर, आउटडोर एक्टिविटीज़ है ना, बच्चे को भेजो। और जितना भी वैक्सीनेशन है टाइम टू टाइम वो करो। और तो यही है, ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही वो करते हैं हम, इसको बहुत बड़ा को हवा बना के वो नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ है डे टू डे लाइफ की, तो इससे करते हैं तो वो ठीक रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। आप अगर स्ट्रेस फ्री रहेंगे तभी आपका बच्चा स्ट्रेस फ्री रह पाएगा। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। बड़ा मज़ा है आपसे बातें करके, एंड मुझे लगता है काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे पर्सनली मिली आपसे। एंड ये एपिसोड को हमने बहुत इंसाइटफुल बनाया, काफ़ी वैल्यू आपने प्रोवाइड की है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एपिसोड। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड आप अपने प्लीज़ फ्रेंड्स, फैमिली के साथ भी इसको शेयर करना इफ़ यू फाइंड इट वेरी informative. So yeah, see you in the next episode and keep on watching E Street Podcast. Like, share and subscribe our YouTube channel.